सिरोही के आबू रोड से खबर है। अमीरगढ़ में पुलिस की दादागिरी से जुड़ा पूरा मामला है। भजन कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई है। आदिवासी समाज जो है वो अब सड़कों पर उतर आया है। अमीरगढ़ की सड़कों पर रैली निकाल करके इसका विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें, आबू रोड क्षेत्र के आवल गांव के आदिवासियों के साथ में मारपीट हुई और सिरोही जिले के कई आदिवासी नेता जो हैं वो अमीरगढ़ पहुंच गए हैं। आदिवासी समाज पर पुलिस के अत्याचारों को लेकर के लगातार आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। डूंगरपुर में वीरबाला कालीबाई स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2022 से इसकी छात्राओं को अभी तक स्कूटी का वितरण नहीं होने से आक्रोश है छात्राओं में। छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। छात्राओं का आरोप है कि नए सत्र में छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है। पुराने आवेदन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं नाराज छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और छात्राओं का कहना है कि योजना में पारदर्शिता की कमी और वितरण प्रक्रिया में भेदभाव उनके लिए चिंता का विषय है। स्कूटी 22-23 वाली जो बाकी है उनके बारे में है। हुआ क्या कि 1166 लड़कियां थी, उसमें से 1000 लड़की और 166 को मिल गई है। हमारे बाकी थी। हम कलेक्टर आए थे, कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी, उनसे बात की तो उन्होंने ये बोला कि तुम पात्रता हो कि नहीं, यूँ कहा। फिर हमने उनसे कहा सर हम पात्रता नहीं होते तो हमें आप क्यों आते। तो फिर उन्होंने बोला हम 6 बजे कॉलेज वालों को बुला के बात करेंगे। फिर भी उन्होंने कोई बताया नहीं। अखबार वालों को बोला कि उन्होंने आज कुछ दिया है अखबार में। बांसवाड़ा के घाटोल में सरकार के 1 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 101 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस वितरित की गई। बांसवाड़ा जिले को 3 एम्बुलेंस मिली है, जिसमें से एक को आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमेरा को समर्पित किया गया है। खमेरा में आयोजित समारोह में घाटोल विधायक नानालाल निनामा ने विधिवत पूजा अर्चना कर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया और इसको हरी झंडी दिखाकर सेवा को शुरू किया गया। इस अवसर पर विधायक निनामा ने कहा कि यह एम्बुलेंस क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाएगी और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को तुरंत मदद मिलेगी। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर देर रात एलपीजी गैस से भरा टैंकर सर्विस रोड पर पलट गया। जानकारी के मुताबिक गैस से भरा टैंकर कांडला पोर्ट से रोहतक जा रहा था, जहां कोटपुतली में भामरू थाना क्षेत्र के महरोज कट के सामने पीछे से आ रही एक गाड़ी के कट मारने से टैंकर बेकाबू हो गया और सर्विस लाइन पर पलट गया। हालांकि इस दौरान प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली है। दरअसल टैंकर के पलटने के बाद गैस का हल्का रिसाव शुरू हो गया था, लेकिन 10 घंटे बाद गैस रिसाव होने का पता चला। तो वहीं इस हाईवे के दोनों रोड पर ट्रैफिक चालू रहा। हालांकि सूचना मिलने पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कि 10:31 के समथिंग यानी पावटा फायर स्टेशन और अपने विराटनगर जो फायर स्टेशन है, यहाँ पे सूचना मिली। वहाँ से तुरंत अपने अग्निशमन वाहन यहाँ मौके पे पहुंचे और फिर उसके बाद शाहपुरा और कोटपुतली से मैं स्वयं आया हूँ यहाँ पे। अब ये पता नहीं चल रहा है कब से यानी कि पलटा हुआ पड़ा है। मुझे ऐसे लग रहा है ये देर रात से पलटा है कि सुबह तड़के पलटा है, इसके बारे में पता नहीं। तो प्रिकॉशनरी अभी क्या क्या कदम उठाए? प्रिकॉशनरी अपन ने अभी 4 फायर ब्रिगेड खड़ी कर रखी है विद फॉर्म। उसमें जैसे अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो फिर आपातकालीन स्थिति में लड़ने के लिए स्टाफ को तैनात कर रखा है। गाड़ी वो यानी स्टैंड बाई है बिल्कुल एकदम। बजलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर 17 दिसंबर यानी कल जयपुर के दादिया में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी प्रदेशवासियों को 4640 करोड़ की 24 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर सौगात देंगे। भजनलाल सरकार भी अपने 1 साल के कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करेगी और इस दौरान सबसे बड़ी सौगात प्रदेश के किसानों को मिलने वाली है। आपको बता दें, लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को ईआरसीपी की योजना के पहले चरण का कल पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। लिहाजा पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा सरकार और संगठन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है
और 52,000 बूथों और सभी विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का दावा है कि 2.5 से 3 लाख लोग कार्यक्रम में जुटेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा ने व्यवस्थाओं का स्वयं जायजा भी लिया है। 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें 46,400 करोड़ की सौगात प्रदेश की जनता को दी जाएगी। इस दौरान पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम मोदी की सभा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। एक एक व्यवस्था को गौर से देखते हुए दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी हेमंत आपको तस्वीरों में बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ बैठक व्यवस्था की गई है। और जो ये फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मार्ग जो आप देख रहे हैं, ये पीएम मोदी का वो रास्ता होगा जब वहां सामने से, ठीक सामने से पीएम मोदी एंटर करेंगे। इधर दोनों तरफ ये जो ब्लॉक बनाए गए, इधर यहाँ और इधर सामने यहाँ, ये जो आप रेड पट्टी की ब्लॉक देख रहे हैं, उधर बैठक व्यवस्था रहेगी। यहाँ से पुष्प वर्षा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पुष्प वर्षा करेंगे। मातृशक्ति का एक समूह उनके साथ चलेगा और इसके बाद सामने जो मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पीएम मोदी इसी मार्ग से होते हुए, यहाँ से होते हुए मंच पर पहुंचेंगे। और फिलहाल तस्वीरों में देखिए सामने भी किस तरह की बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को कल प्रदेश के भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में देश के प्रधानमंत्री देंगे। ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करीब 46,400 करोड़ रुपए के 24 कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कल किया जाएगा। और सबसे बड़ी सौगात प्रदेश को मिलेगी किसानों को। वह योजना, वह लंबित योजना जिसका 21 जिलों के किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो योजना जमीनी धरातल पर उतरेगी, कब उनके खेतों को पानी मिलेगा। पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण का कल लोकार्पण पीएम मोदी की मौजूदगी में किया जाएगा। पूरी तरह से सभा को भव्य और विशाल बनाने के लिए सत्ता और संगठन दोनों ने मिलकर काम किया है। दावा किया जा रहा है 2.5 से 3 लाख लोगों के जुटने के, लिहाजा 52,000 बूथों के अध्यक्षों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। विधायकों को टास्क दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे शहर भर की यातायात व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया ताकि यहाँ आने वाली बसें पहुंच जाएं, सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ आने वाले कार्यकर्ता जनता पहुंच जाएं। और इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पूरे एयरपोर्ट से लेकर दादिया तक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी एयरपोर्ट आएंगे और उसके बाद वहां से 3 विमानों के जरिए जो पास में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ पीएम मोदी पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। और इंतजार कल का, जब प्रदेश की जनता को सौगात मिलेगी और सबसे बड़ी सौगात उन भूमि पुत्रों को जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अपने खेतों को सिंचाई का पर्याप्त पानी मिले, उद्योगों को पानी मिले, राजस्थान के सूखे कंठों को पानी मिले। लिहाजा सबसे बड़ी योजना का कल पहले चरण का पीएम मोदी इसी कार्यक्रम में शुभारंभ करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, दादिया, जयपुर। और उत्कर्ष कोचिंग हादसे मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। नगर निगम ग्रेटर डीसी लक्ष्मीकांत कटारा मौके पर पहुंच गए हैं। एनएसयूआई की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि कल ये हादसा हुआ और अभी नगर निगम ग्रेटर लक्ष्मीकांत कटारा जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। इतना बड़ा ये हादसा होता है जिसमें छात्र छात्राओं बेहोश हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है और अभी भी 2 छात्रों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। उनका अस्पताल में इलाज जारी है और लगातार इस घटनास्थल पर धरना दिया जा रहा है। मांगे हैं कि अब इन कोचिंग संस्थानों पर कार्यवाही होनी चाहिए और कल से लेके अभी तक लगातार वहां धरना दिया गया। अभी कुछ ही देर पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, और देखिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सीधा लाइव विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अभी क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है और लक्ष्मीकांत कटारा भी वहां मौजूद अभी पहुंच गए हैं और कौन कौन वहां पे अभी है और क्या कुछ स्थिति है अभी वहां पे? एनएसयूआई ने अभी 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। 8 मांगे की है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए। साथ ही दूसरी मांग है, कोचिंग संस्थान में जो काम कर रहे दोषी स्टाफ हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके एक एफआईआर तत्काल दर्ज की जाए। वहीं सभी कोचिंग संस्थान जो जयपुर में हैं उनके की जाए।
वहीं सभी कोचिंग संस्थान जो जयपुर में हैं उनके जो सुरक्षा के मापदंड हैं उनकी पालना की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसकी विस्तृत जांच की जाए। एनओसी जो किस आधार पर दी गई है उसकी जांच की जाए। चौथी मांग है सभी कोचिंग संस्थानों को एक नियोजित और सुरक्षित कोचिंग हब में स्थानांतरित किया जाए, जो कि प्रताप नगर में पिछली सरकार ने प्रस्तावित किया था, वो अभी तक नहीं हो पाया, उसको लेकर चौथी मांग है। पांचवी मांग है जो सभी करियर काउंसलिंग और कोचिंग पाठ्यक्रमों की जो फीस है वो सरकार की ओर से जो निर्धारित की गई है वो लागू की जाए, ताकि जो छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है वो ज्यादा न हो, वो कम हो। साथ ही छठी मांग है प्रत्येक कोचिंग संस्थान में जो बैच में छात्रों की संख्या है वो नियमानुसार सीमित की जाए, क्योंकि जो कल की घटना है उसके अंदर बताया जा रहा है कि 4 बैच को सम्मिलित करके पढ़ाया जा रहा था। जी विवेक, देखिए अभी भी जिस तरीके से ज्ञापन दिया गया है तो अब इस पर प्रशासन का क्या रुख है? क्या कोचिंग सेंटर्स पर अब कार्यवाही की जाएगी या फिर इसी तरीके से हम लोग देखते आ रहे हैं कि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं और इन घटनाओं का शिकार छात्र बनते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी छात्र छात्राओं को होती है। जी विवेक। जी बिल्कुल, देखिए ये घटना कोई पहली नहीं है और ये भी कहेंगे अगर ये स्थिति रहती है तो ये घटना कोई आखिरी भी नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में जब घटना घटी थी तो 1-2 दिन प्रशासन जरूर सचेत हुआ था और यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान है वहाँ सुरक्षा मानकों की जांच की गई थी, लेकिन बाद में वही ढाक के 3 पात और वही स्थिति वापस सामने आ गई। अभी ज्ञापन दिया गया है, मैं पूछता हूँ एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है क्या आश्वासन दिया है। विनोद, आपने ज्ञापन दिया, विनोद आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया है प्रशासन ने? देखिए, पहली बात तो हम उनकी बातों में आने वाले नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारी लड़ाई मगरमच्छ से है। ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं जो हमारे से बातचीत करने आ रही है। हमें बातचीत करनी है, सरकार से सीधा संवाद करना है। हम बातचीत करना चाहते हैं सरकार के प्रतिनिधियों से। सरकार में कौन आए? हायर एजुकेशन मिनिस्टर आए, डिप्टी सीएम आए, हमसे बातचीत करे और यहाँ पे खड़ा होकर कार्रवाई कराए। इन कोचिंग संस्थानों के अवैध रूप से जो बिजनेस कर रहे हैं इनके खिलाफ जो है ना, यहाँ खड़े होकर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमारी लिखित में मांगे आगे तक जाए, सरकार तक बात पहुंचे और सरकार जो है इस मामले का संज्ञान ले और इन पे जो है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई शुरू। तो क्या जब तक कोई जिम्मेदार या बड़ा जो नेता आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम खुद आए या उच्च शिक्षा मंत्री आए वो नहीं आते, आप नहीं उठेंगे? उनके आने से नहीं उठेंगे, हम ये उठने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, वो ही नहीं दे पाए। तो हमें इनकी कथनी और करनी पे भरोसा है। हमें लिखित में आश्वासन दो कि हम ये काम कर रहे हैं, हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, सारी कोचिंगों पे छापे मार दिए हैं, ये कोचिंग जो है अवैध हैं, इनकी एनओसी रद्द की जाती है, तब हम लोग यहाँ से उठेंगे। शुक्रिया विनोद जाखड़ का साफ कहना है कि जब तक ठोस कार्रवाई, लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। साथ ही देखिए यहाँ पे 2 पक्ष बन चुके हैं। यहाँ एक पक्ष जो है वो निर्मल गहलोत जिंदाबाद के लगातार नारे लगा रहा है और प्रशासन बीच में अभी समझाइश करने का प्रयास कर रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है कि कहीं संघर्ष की स्थिति न बन जाए। लेकिन दोनों पक्ष आप देख सकते हैं आमने सामने हैं। ये 20 से 30 लोग जो हैं वो अभी नारेबाजी कर रहे हैं निर्मल गहलोत जिंदाबाद के पक्ष में। जी नजर ही नहीं आ रही है। आप देखिए किस तरीके से दोनों गुटों में भिड़ंत हो रही है और आखिर निर्मल गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये कितना सही है, क्योंकि हादसा होता है अगर छात्रों की, मान लीजिए भगवान ना करे कुछ भी छात्रों को होता है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? जी विवेक। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, जिम्मेदार जो हैं वो यहाँ मौके पे पहुंच के अगर कार्रवाई करें तो शायद ये बच्चे उठें, लेकिन अभी कार्रवाई के नाम पर अस्थायी तौर पे इस बिल्डिंग को केवल सीज किया गया है। आगे न तो फर्दर अभी किसी से पूछताछ हुई है, न कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो इसको लेकर एनएसयूआई में रोष है, छात्रों में रोष है कि अभी तक जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है। जी अभी देखिए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भी ये कहा कि उन्होंने लिखित में मांगे दी है और उनका कहना है कि जब तक प्रशासन की ओर से कोई बड़ा जिम्मेदार वहां नहीं पहुंच जाता तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। तो क्या ये धरना मतलब कब तक, ऐसा आपको लग रहा है प्रशासन की ओर से कब कोई पहुंचेगा जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर? इन छात्रों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर इस तरीके से कोचिंग संस्थान जो हैं वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, छात्रों से लंबी बड़ी बड़ी फीस वसूल रहे हैं और फिर इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। फैसिलिटी कब देंगे आखिर ये? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए अभी तक प्रशासन की ओर से
केवल निगम के जो डीसी हैं वही पहुंचे हैं और उन्होंने मांग पत्र लिया है। अब देखते हैं कि आगे कोई बड़ा अधिकारी आता है या नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है वो कभी भी हम कह सकते हैं कि बिगड़ सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष देखिए बिल्कुल नजदीक होते जा रहे हैं और एक संघर्ष का वातावरण बनता जा रहा है। एक तरफ जिंदाबाद है तो एक तरफ मुर्दाबाद है। एक तरफ इस तरफ जो मांग हो रही है वो ये है कि जो सुरक्षा मानक है उनकी पालना की जाए, वहीं दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो निर्मल गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इस पक्ष का आरोप है कि निर्मल गहलोत ने उन्हें एज ए पेड वर्कर यहाँ भेजा है। अब ये सबसे बड़ी पुलिस के सामने भी चुनौती है, क्योंकि पुलिस कुछ देर पहले तो यहाँ दोनों पक्षों को अलग अलग किया था, लेकिन वापस दोनों पक्ष नजदीक आ गए हैं और कितने नजदीक आ गए हैं आप कैमरे पे देख सकते हैं। मैं सहयोगी कहूंगा दिखाए कि दोनों के बीच मात्र कुछ फीट की डिस्टेंस है और ये नारेबाजी कब संघर्ष में तब्दील हो जाएगी इसका कुछ कह नहीं सकते और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आ सकती है। विवेक, अभी कुछ ही देर पहले एसएचओ मैडम ने कहा था कि वो लॉ एंड ऑर्डर की पालना कर रही है, वहां पे दोनों गुटों में समझाइश कर रही हैं, तो इस समझाइश की स्थिति तो मुझे बनती हुई नजर ही नहीं आ रही है। अभी भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे दोनों गुट हैं वह लगातार नारे लगा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ वहां पे हो रहा है? अभी इस तरीके से ये चीजें कब तक चलेंगी और आखिर क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है कोचिंग संस्थानों पर? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन क्या सोच रहा है और क्या करना चाह रहा है ये अभी समझ से परे है, क्योंकि आप देखिए दोनों तरफ नारेबाजी हो रही है और जो प्रशासन कहें जिनकी जिम्मेदारी है, मैं सहयोगी कहूंगा इधर दिखाएं, जो एसीपी और कविता शर्मा, एसीपी योगेश और कविता शर्मा खड़े हैं, ये लोग स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वहीं सड़क के दोनों और उस तरफ अगर मैं सहयोगी कहूंगा दिखाएं, छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जो दोनों गुट हैं वो आमने सामने हो रहे हैं। पुलिस के कुछ जवान रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितने पास आ चुके हैं कि संघर्ष में कब तब्दील हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पुलिस प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा है, दोनों गुटों को क्यों नहीं अलग कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। विवेक, प्रशासन इसकी जिम्मेदारी कब लेगा? क्योंकि देखिए अब कम से कम 18 से 19 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी तक प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं वो अब घटना स्थल पर पहुंचे ही नहीं है, जबकि इतना बड़ा ये धरना इस तरीके से 18 से 19 घंटे से दिया जा रहा है। आखिर कब प्रशासन जागेगा, कब प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं वो वहां पहुंचेंगे? देखिए राजधानी जयपुर में इस घटना को करीब 16 से 17 घंटे हो चुके हैं, 18 घंटे हो चुके हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये देखना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि कितनी संवेदनशीलता दिखाई जा रही है, क्योंकि देखिए कोचिंग संस्थान में अगर हादसा हुआ है तो जांच तो होनी चाहिए। अभी तक तो यही नहीं पता है कि वो गैस कौन सी थी, क्योंकि जो बयान आए वो आपने देखे होंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि गैस रिसाव के कारण बच्चे बीमार हुए। प्रशासन के अलग अलग, प्रशासन तो जब हद तो तब हो गई जब ये कहा गया कि सब्जी का छौंका लगाने की गैस से ये हो गया, क्योंकि ऐसा मामला आज तक हमने तो नहीं सुना कि सब्जी में जो छौंका लगाते हैं उसकी गैस इतनी खतरनाक होती है कि उस व्यक्तियों को, बच्चों को तबीयत खराब हो जाए और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ जाए। हादसा हो जाने के बाद सिर्फ अलग अलग तरीके की बातें बनाई जाती है, हादसा हुआ क्यों और उस पर कोई आगे की कार्यवाही क्यों नहीं होती कि आगे मतलब इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो, कोई ठोस कदम क्यों उठाया नहीं जाता है? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन इस मामले में बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। इस पूरे रोड पे अगर कहें तो सुरक्षा मानकों की पालना कोई कोचिंग संस्थान नहीं करता है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक न तो कहीं छापा मारा गया है न कहीं देखा गया है। अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था तो एक कोचिंग क्लास मैंने वो भी देखा जहां बेसमेंट में करीब 700 से 800 बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। खुशबू मैं बताना चाहूंगा आज भी पढ़ रहे हैं। इस घटना होने के बाद महज 500 फीट पर आज भी कोचिंग संस्थान में बेसमेंट